क्या हो अगर आपको 10 रुपए की चीज के बदले में अपने 10 साल मजदूरी करते हुए गंवाने पड़े, और वो भी सिर्फ इस गलत फहमी में कि उस 10 रुपए की चीज की कीमत लाखों में थी। कुछ ऐसा ही मोरल छुपा है इस कहानी में, जिससे हम अपनी जिंदगी में ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलती करने से बच सकते हैं जो गलती मैटिल्डा लोइसेल ने की। इस कहानी के आखिर में हम उसी सबक के बारे में बात करेंगे, जो सबक शायद हमें किसी टीचर या स्कूल ने आज तक नहीं सिखाया। आइए पढ़ते हैं मैटिल्डा की ये कहानी और बताइएगा कि अगर आप मैटिल्डा या उसके पति की जगह होते तो कौन सी गलती नहीं करते। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। वह उन सुंदर और युवा स्त्रियों में से एक थी जो मानो भाग्य की किसी भूल के कारण एक साधारण लिपिकों यानी कि क्लर्क के परिवार में जन्म ले लेती हैं। उसके पास न दहेज था, ना कोई उम्मीद, ना कोई साधन जिससे वह किसी धनी या प्रतिष्ठित पुरुष के सामने जानी चाही या विवाहित हो सके। आखिरकार उसने शिक्षा विभाग के कार्यालय में एक छोटे से क्लर्क से विवाह कर लिया। वह सीधी सादी थी पर दुखी थी। वह निरंतर कष्ट भोगती रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वह सभी सुख सुविधाओं और विलासिताओं के लिए ही जन्मी है। उसके घर की दरिद्रता, मैले कुचले दीवारें और घिसी हुई कुर्सियां उसे तड़पाती और क्रोधित करती थी। जब वह भोजन के समय अपने पति के सामने बैठती तो वह खुश होकर कहता, वाह क्या स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है, इससे बेहतर कुछ नहीं। तो वह सजे धजे भोजों, चमकते चांदी के बर्तनों और बढ़िया पकवानों की कल्पना करने लगती। उसके पास न ढंग के कपड़े थे, न गहने, कुछ भी नहीं था और उसे बस यही चाहिए था। उसकी एक धनी सहेली थी जो उसी के साथ कॉन्वेंट में पढ़ी थी, पर वह उससे मिलने जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि लौटने के बाद उसे बहुत पीड़ा होती थी। वह निराशा और हताशा में पूरे पूरे दिन रोती रहती थी। एक शाम उसका पति प्रसन्नता से एक बड़ा सा लिफाफा लेकर लौटा। यह लो, उसने कहा, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसने झट से एक छपा हुआ कार्ड निकाला जिस पर लिखा था, लोक शिक्षा मंत्री और मैडम जॉर्ज रैम्पोनो श्रीमान और श्रीमती लोइसेल को सोमवार शाम 18 जनवरी को मंत्री के आवास पर आमंत्रित करते हैं। पति को उम्मीद थी कि वह खुश होगी, परंतु उसने निमंत्रण पत्र झुंझलाहट से मेज पर पटक दिया और बुदबुदाई, मुझे इससे क्या लेना देना। लेकिन मेरी प्रिय, मुझे लगा तुम प्रसन्न होगी। तुम कभी बाहर नहीं जाती और यह एक बढ़िया अवसर है। सभी चाहते हैं ऐसे निमंत्रण। यह बहुत चुनिंदा समारोह है। तुम वहाँ पूरा शासकीय जगत देखोगी। उसने झल्लाई हुई आंखों से देखा और अधीरता से बोली, ऐसी जगह पहनने के लिए मेरे पास क्या है, यह तुम्हें पता है। पति ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह अकलाया, क्यों? वही पोशाक जो तुमने थिएटर जाते वक्त पहनी थी, मुझे तो वह बहुत सुंदर लगती है। फिर वह चुप हो गया। अपनी रोती हुई पत्नी को देखकर वह सन रह गया। वह अकलाया, क्या हुआ, क्या बात है? बड़े संयम से उसने अपना क्रोध दबाया और शांत स्वर में गीले गाल पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं, मेरे पास पोशाक नहीं है, इसलिए मैं समारोह में नहीं जा सकती। अपना कार्ड किसी ऐसे सहयोगी को दो जिसकी पत्नी मुझसे बेहतर हो। वह बहुत दुखी हुआ पर बोला, देखते हैं मैटिल्डा, एक ऐसी पोशाक में कितना खर्च आएगा जो और अवसरों पर भी काम आए। उसने कुछ क्षण सोचा, एक ऐसी राशि के बारे में जिसे मांगने पर उस किफायती क्लर्क की तरफ से तुरंत मना या घबराहट ना हो। अंत में उसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक नहीं बता सकती, पर मुझे लगता है 400 फ्रैंक काफी होंगे। वह थोड़ा पीला पड़ गया क्योंकि उसने यही राशि एक बंदूक खरीदने के लिए बचाई थी ताकि अगली गर्मियों में दोस्त के साथ शिकार पर जा सके। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे 400 फ्रैंक देता हूँ, पर कोशिश करना कि पोशाक सुंदर हो। जैसे जैसे नृत्य समारोह का दिन नजदीक आता गया, मैटिल्डा उदास, व्याकुल और चिंतित दिखने लगी। उसकी पोशाक लगभग तैयार थी। एक शाम पति ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? 2-3 दिनों से कुछ अजीब सी लग रही हो। वह बोली, मुझे कोई गहना ना होने की चिंता है, पहनने के लिए कुछ नहीं। वहाँ मैं बेहद गरीब दिखूंगी। बेहतर है मैं इस समारोह में ना जाऊं। पति ने सुझाया, कुछ असली फूल पहन लो, इस मौसम में बहुत स्मार्ट लगते हैं। वह नहीं मानी। नहीं, उसने कहा, अमीर औरतों के बीच मैली कुचैली दिखने से बड़ी शर्मिंदगी और कोई नहीं। तब पति ने उत्साह से कहा, हम कितने मूर्ख हैं, जाओ अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से उसके गहने मांग लो। वह खुशी से चिल्ला उठी, सच में यह तो मुझे सूझा ही नहीं था। अगले दिन वह अपनी सहेली के घर गई और अपनी परेशानी बताई। मैडम फॉरेस्टियर ने
अपनी अलमारी से एक बड़ा गहनों का डब्बा निकाला, खोला और बोली, जो पसंद है चुन लो प्रिय। उसने पहले कुछ कंगन देखे, फिर मोतियों का हार, फिर सोने और रत्नों से भरी एक सुंदर वेनेशियन क्रॉस। उसने शीशे के सामने गहने आजमाए, झिझकती रही, पर न कुछ लेने का मन हुआ न छोड़ने का। फिर बोली, कुछ और नहीं है? क्यों नहीं, खुद देखो, पता नहीं क्या पसंद आएगा तुम्हें। तभी उसकी नजर एक काले साटन के डिब्बे पर पड़ी। उसमें हीरों का एक अद्भुत हार था। उसके हाथ कांप गए। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसने वह हार अपने गले में पहना और वह उसकी पोशाक पर जगमगाने लगा। वह मंत्रमुग्ध हो गई। फिर उसने घबराई सी लेकिन आशा से भरी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे यही उधार दे सकती हो? बस यही। हाँ, क्यों नहीं। वह खुशी से अपनी सहेली से लिपट गई, उसे भावुकता से गले लगाया और अपना खजाना लेकर चली गई। समारोह का दिन आया। मैटिल्डा की धूम रही। वह सबसे सुंदर थी, शालीन, मनमोहक, मुस्कुराती हुई और आनंद से भरी। सभी पुरुषों ने उसे देखा, उसका नाम पूछा और उससे परिचय चाहा। वह उत्साह से नाचती रही, आनंद में डूबी हुई, बस इसी प्रशंसा और इस पूर्ण विजय के बारे में सोचती रही। वह करीब 4 बजे घर के लिए निकले। उसका पति आधी नींद में एक छोटे से हॉल में बैठा था, 3 अन्य सज्जनों के साथ, जिनकी पत्नियां खूब मौज में थी। उसने उसके कंधे पर सादी चादर डाल दी, जो नृत्य के भव्य पोशाक के सामने बेमल लग रही थी। वह जल्दी जल्दी निकलना चाहती थी ताकि बाकी औरतें जो कीमती फर लपेट रही हैं उसे ना देख सके। लोइसेल ने उसे रोका, रुको, मैं तांगा बुलाता हूँ। पर वह नहीं मानी और तेजी से सीढ़ियां उतर गई। सड़क पर आने पर कोई गाड़ी नहीं मिली और वे दोनों दूर दूर दिखते कोचवानों को आवाजें लगाते हुए नदी की तरफ निराश और ठिठुरते हुए चलते रहे। अंत में उन्हें पेरिस की रात में मिलने वाली एक पुरानी बग्गी मिली। वह उन्हें उनके दरवाजे तक छोड़ गई और वे थके मांदे ऊपर चढ़े। उसके लिए सब खत्म हो गया था और उसे याद आया कि पति को सुबह 10 बजे दफ्तर भी जाना है। उसने शीशे के सामने अपने कंधों से चादर उतारी, एक आखिरी बार खुद को देखने के लिए। अचानक उसने चीख मारी। उसके गले में हार नहीं था। लोइसेल, जो आधे कपड़े उतार चुका था, बोला, क्या हुआ? वह घबरा कर उसकी तरफ मुड़ी। मेरे पास मैडम फोरेस्टियर का हार नहीं है। वह घबराहट में उठा। क्या? कैसे? यह तो संभव नहीं। उन्होंने पोशाक की सलवटों में, लबादे में, जेबों में, हर जगह तलाश की, कहीं नहीं मिला। पति ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मंत्री के घर से निकलते वक्त तुम्हारे पास था? हाँ, निकलते वक्त मैंने महसूस किया था। पर सड़क पर गिरता तो आवाज आती, शायद तांगे में रह गया हो सकता है। क्या तुमने नंबर लिया था? नहीं, तुमने नहीं देखा? नहीं। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिल्कुल टूट गए। आखिरकार लोइसेल ने फिर कपड़े पहने। मैं जाता हूँ, उसने कहा, उस रास्ते से जहाँ हम पैदल गए थे, शायद मिल जाए। और वह चला गया। वह शाम की पोशाक में बैठी रही, सोने की हिम्मत नहीं थी। सुबह करीब 7 बजे पति लौटा। उसे कुछ नहीं मिला। उसने पुलिस में, तांगा दफ्तरों में सूचना दी और अखबारों में इनाम देने का विज्ञापन छपवाया। वह पूरा दिन इस भीषण आपदा में संतप्त बैठी रही। लोइसेल शाम को पीले पड़े चेहरे के साथ लौटा। कुछ पता नहीं चला था। उसने कहा, सहेली को लिख दो कि हार की कड़ी टूट गई है, तुम उसे ठीक करवा रही हो, इससे हमें थोड़ा वक्त मिलेगा। उसने वैसा ही लिखा जैसा उसने बताया था। 1 हफ्ते बाद उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और लोइसेल, जो 5 साल बूढ़ा हो गया था, बोला, हमें यह गहना बदल कर देना होगा। बेल रॉयल की दुकान में उन्हें हीरो का एक हार मिला, जो खोए हुए हार जैसा लग रहा था। उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। उन्हें 36,000 में मिल सकता था। लोइसेल के पास 18,000 फ्रैंक थे, जो उसके पिता ने छोड़े थे। बाकी उसने उधार लिया। उसने बर्बाद करने वाले वादे किए, सूदखोरों और तरह तरह के कर्जदाताओं से पैसे लिए। फिर वह दुकानदार को 36,000 फ्रैंक थमाकर नया हार ले आया। जब मैटिल्डा ने मैडम फोरेस्टियर को हार लौटाया तो उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें पहले ही लौटाना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। मैडम फोरेस्टियर ने कहा। मैडम फोरेस्टियर ने हार का डिब्बा नहीं खोला, जैसे कि मैटिल्डा को डर था यदि उसमें बदलाव का पता चल जाता तो वह क्या सोचती, क्या कहती, क्या वह उसे चोर समझती। अब मैटिल्डा को मजबूरी की भयानक जिंदगी का असली मतलब समझ में आया, पर उसने अपना काम पूरी तरह वीरता से किया। यह भयानक कर्जा चुकाना ही था, वह चुकाएगी। उन्होंने नौकरानी हटा दी, घर बदल दिया, एक अटारी में कमरा किराए पर ले लिया।
उसने रसोई का घिनौना काम सीखा, बर्तन मांजे, मैले कपड़े, उसके लत्ते और पोंछे धोए, जिन्हें वह सुखाने के लिए रस्सी पर टांगती थी। हर सुबह कूड़ा नीचे ले जाती और पानी ऊपर लाती। हर मंजिल पर रुक रुक कर सांस लेती। गरीब औरतों की तरह कपड़े पहनकर वह हाथ में कटोरी लेकर सब्जी, मांस और फल की दुकानों पर जाती। हर पैसे के लिए मोल भाव करती। पति शाम को व्यापारियों का हिसाब किताब करता और रात को अक्सर 500 प्रति पन्ने पर नकल का काम करता। यह जिंदगी 10 साल तक चलती रही। 10 साल के अंत में उन्होंने सब कुछ चुका दिया। मैटिल्डा अब बूढ़ी लगने लगी थी। वह गरीब घर की एक कठोर मेहनती औरत बन गई थी। बाल बिखरे, स्कर्ट टेढ़ी, हाथ लाल। वह ऊंची आवाज में बोलती, बड़ी बड़ी बाल्टियों से फर्श धोती। पर कभी कभी जब पति दफ्तर में होता, वह खिड़की के पास बैठ जाती और उस पुराने शाम के समारोह के बारे में सोचती, उस नृत्य के बारे में जहां वह इतनी सुंदर और सराही थी। अगर वह हार ना खोती तो क्या होता, कौन जाने जीवन कितना विचित्र है और कितने बदलावों से भरा है। एक छोटी सी चीज किसी को बर्बाद कर देती है या बचा लेती है। एक रविवार को वह साप्ताहिक थकान मिटाने शांजे लीजे में टहलने लगी। तभी उसने एक बच्चे के साथ चलती एक महिला को देखा। यह मैडम फॉरेस्टियर थी, अभी भी जवान, अभी भी सुंदर, अभी भी आकर्षक। मैटिल्डा का दिल भर आया। क्या बात करूं? हाँ जरूर, अब जब कर चुका दिया था वह सब बता देगी, क्यों नहीं। वह उसके पास गई। गुड मॉर्निंग किंग। उसकी सहेली ने उसे पहचाना नहीं और इस साधारण सी औरत के द्वारा उसे इतने परिचित ढंग से बुलाए जाने पर वो चौंक गई। वह बोली, लेकिन मैडम मैं नहीं जानती, आप शायद गलती कर रही हैं। नहीं, मैं मैटिल्डा लॉयसेल हूँ। उसकी सहेली ने हैरानी में चीख मारी। ओह मेरी बेचारी मैटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो। हाँ, तुमसे मिलने के बाद से मेरे बहुत कठिन दिन बीते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन, और सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? वह कैसे? तुम्हें याद है वह हीरो का हार जो तुमने मुझे मंत्री के नृत्य समारोह में पहनने दिया था? हाँ अच्छी तरह याद है। अच्छा, वह मैंने खो दिया था। कैसे? तुमने तो मुझे लौटाया था। मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही एक और दे दिया और उसे चुकाने में हमें 10 साल लग गए। तुम समझ सकती हो कि हम जैसों के लिए यह आसान नहीं था, पर अब सब खत्म हो गया है और मुझे अच्छा लग रहा है। मैडम फॉरेस्टियर वहीं रुक गई। वह बोली, तुम कह रही हो कि तुमने हीरो का हार खरीदकर मेरा हार बदला? हाँ, तुमने सब नहीं देखा, दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। और मैटिल्डा गर्व और सरल खुशी से मुस्कुरा दी। मैडम फॉरेस्टियर भावुक हो गई और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोली, ओह मेरी बेचारी मैटिल्डा, मेरा हार नकली था, उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर मोरल की बात करें तो शायद कोई कहे कि जितनी चादर हो हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए, यानी औकात में रहना चाहिए, या कोई कहे कि उधार की चीजें लेनी ही नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। शायद कहीं ना कहीं ये बात ठीक ठाक है, लेकिन अगर रियल लाइफ में मुझसे अपने किसी दोस्त की चीज खो जाए तो एक समझदार इंसान होने के नाते सबसे पहले तो मैं याद करता कि जिससे भी मैंने वो चीज उधार ली है वो मेरा दोस्त है, और मैं सारी बात उसे खुलकर बता देता। हालांकि इस कहानी में देखा जाए तो मैटिल्डा की सारी प्रॉब्लम्स उसी वक्त खत्म हो जाती अगर वो अपनी सहेली से बात कर लेती। लेकिन बाय एनी चांस अगर रियल लाइफ में किसी की किस्मत बहुत खराब हो और वो खोई हुई चीज असली में बेशकीमती होती, तो दोस्त होने के नाते मेरा इतना हक तो बनता था कि मैं उसके पैसे चुकाने के लिए अपने दोस्त से 1 साल या 5 साल का टाइम ले सकूं। मेन बात है बात करने की या क्वेश्चन पूछने की। जैसे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्लासरूम में भी टीचर से बात करने से या कोई भी सवाल पूछने से कतराते हैं। अगर सिर्फ बात करने या क्वेश्चन पूछने की आदत हम आज से ही अपना लें तो लाइफ की आधी से ज्यादा मुश्किलें वैसे ही हल हो जाएंगी। तो वो चाहे अपने किसी खास को प्रपोज करने की बात हो, या फिर अगर आप जॉब में हैं तो अपने मैनेजर से छुट्टी लेने की बात हो, या फिर किसी भी बिजनेस पार्टनर को ऑफर देने की बात, किसी भी जगह अगर हम खुलकर बात कर लें तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पर खत्म हो जाती हैं। और ऐसे ही अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस चैनल पर मेमोरी एनहेंसमेंट कोर्स कब आने वाला है। स्टूडेंट लाइफ को आसान बनाने वाले टॉप 5 गैजेट्स और मेमोरी एनहेंसमेंट कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।